Hello everyone, welcome to English with Evelyn. Today we'll study the important periods in the history of English literature. Now, for all the students of English literature, this is a very important part because this is actually the introduction, the beginning of your study of English literature. To study any era of English literature, it's important that we know how the transition has happened, how the literature has evolved. Okay, and when literature evolves, there is an impact of the socio-political background of the place or the country in which that literature is developing or evolving. उसी तरह से जो इंग्लिश लिटरेचर की के जो एराज हैं, जो पीरियड्स हैं, वो भी अछूती नहीं रह पाई थी. जो भी पॉलिटिकल अपीवल्स होते थे, सोशल चेंजेस जो आ रहे थे, और इंग्लैंड में जो भी किंग्स थे, क्वींस थे, उनकी जो पॉलिसीज़ थी, उनका जो अपना टेम्परामेंट था, उनसे भी लिटरेचर बहुत अफेक्ट हुआ था. इसलिए कहीं पे आप देखेंगे कि जो लिटरेचर जो एराज हैं, इनको या तो कभी किंग का नाम है या क्वीन का नाम है, या जो वहाँ पे मूवमेंट चल रहा है उसके नाम पर है, या कोई जो बहुत प्रोमिनेंट पोएट या राइटर रहे हैं अपनी एज के, उनके नाम से एज को जाना गया है. ठीक है, तो इस वीडियो में हम इन एजेस को जानेंगे मॉडर्न पीरियड तक. ओल्ड इंग्लिश पीरियड से लेकर मॉडर्न पीरियड तक हम एज के बारे में पढ़ेंगे, और हम क्या स्टडी करेंगे कि उस पर्टिकुलर एज में पॉलिटिकली सोशली क्या हो रहा था, जिन चीज़ों का डायरेक्ट इम्पैक्ट वहाँ के लिटरेचर पर पड़ा था. उस टाइम के जो मेन राइटर्स थे या पोएट्स थे वो कौन थे, और उनके मेजर वर्क्स क्या थे, है ना. अब हर एक राइटर या पोएट का तो इसमें ज़िक्र नहीं हो पाएगा, है ना, नहीं तो वीडियो तो बहुत ही लंबा हो जाएगा. और सेकेंडली, अगर आप चाहेंगे तो बाद में हम इन एराज का हर एक एरा के ऊपर एक अलग वीडियो भी बना करके रख सकते हैं. उसमें मैक्सिमम जो राइटर्स हैं और उनके वर्क्स हैं उनको इंक्लूड कर सकते हैं. बट येस, फॉर कंपेरेटिव एग्जाम्स, फॉर एग्जाम्स वे यू नीड टू नो द हिस्ट्री, okay, but not in too much detail, then this video is going to be very useful for you. So let us begin. Now the first period that begins from 450 to 1066 AD is the Old English period. Old English period में बहुत ज़्यादा लिटरेरी वर्क्स तो नहीं मिलते हैं, लेकिन यहाँ से शुरुआत हुई थी लिटरेचर के बिल्डअप होने की. ठीक है, इस टाइम की जो इंग्लिश थी वो आज जो हम इंग्लिश जानते हैं या जो शेक्सपियरियन इंग्लिश है उससे बहुत डिफरेंट थी. ठीक है, जो स्क्रिप्ट यूज़ होती थी वो भी बहुत डिफरेंट थी. ठीक है, और यहाँ पे सबसे पहले हमें ये पता चलता है कि हिस्ट्री में हुआ क्या था. इस वक्त ये हुआ था कि द इंग्लिश हैड कम फ्रॉम द कॉन्टिनेंट टू द आइलैंड इन द फॉर्म ऑफ मर्सनरीज. मर्सनरीज वो थे जो सोल्जर्स थे जो पैसे लेकर के किसी की भी साइड पर लड़ते थे, है ना. तो दे हैड कम टू हेल्प इन द डिफेंस अगेंस्ट द पिक्ट्स एंड द स्कॉट्स. पिक्ट्स और स्कॉट्स को आप सर्च करेंगे तो आपको इनके बारे में डिटेल पता चल जाएगा, बट दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट इन द करेंट स्टडी. तो इससे क्या हुआ था, क्रिश्चनाइजेशन ऑफ द पेगन ट्राइब्स हुआ था. जो वहाँ पे ट्राइब्स रहती थी, नेटिव ट्राइब्स थी, उनका क्रिश्चनाइजेशन हुआ. द डेनिश किंग असेंडेड द थ्रोन एंड द डेन लॉ वॉज मेड. The common law system in England that came after 1066 AD. ठीक है, एंड 1066 पे क्यों यहाँ पे इस एरा को आकर क्लोज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हो गया था. अच्छा, अब इसका लिटरेचर में क्यों इंक्लूड किया है इस एरा को, क्योंकि यहाँ पे इसमें इस एरा की एक फेमस पोम मिलती है, बेयरवुल्फ. ये जो बेयरवुल्फ है, इसकी जो थीम है वो कैसी है, कॉन्टिनेंटल जर्मेनिक. जर्मेनिक मतलब स्कैंडिनेवियन, इंग्लिश, जर्मन. जो इनकी रूट लैंग्वेज है ये होती है जर्मेनिक. मतलब इनका एक जो क्लस्टर है इन लैंग्वेजेस के ग्रुप को, उसको कहते हैं जर्मेनिक. तो इसलिए ये पोम ना, ये अर्ली इंग्लिश, बिल्कुल शुरुआत जो इंग्लिश की जो हो रही है ना, ये उससे रिलेटेड है.
और ये इसका थीम कैसा है, रिलीजियस थीम नहीं है जो शुरुआत के इसके बाद के एराज में हमको ऑन एंड ऑफ मिलता रहेगा, रिलीजियस थीम्स नहीं है इसकी, पेगन ओरिजिन है। तो पेगन ओरिजिन का मतलब क्या होता है, जो कि रिलीजियस नहीं हो इन नेचर, ठीक है। और ये एनोनिमस है, कौन राइटर है इनके बारे में नहीं पता है। और एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल, क्रॉनिकल क्या होता है, जो कि हिस्ट्री के बारे में होता है। तो किंग्स की हिस्ट्री, किंग्स के रूल, उनके बारे में बताते हुए ये एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल्स हैं। दीज आर ऑल्सो सेट टू बिलोंग टू दिस एरा, द ओल्ड इंग्लिश पीरियड। नाउ हु वर द ऑथर्स? One is Cadmon. He wrote, now by this time the Christianization had happened. तो अब कैडमोन की थीम क्या है, रिलीजियस थीम्स हैं। ये बाइबल की जो बुक्स हैं, है ना, ओल्ड टेस्टमेंट की, जैसे जेनेसिस, एक्सोडस, डैनियल, इनके ऊपर इन्होंने लिखा है। और शॉर्ट पोम्स हैं जिनका टाइटल है क्राइस्ट एंड सेटन। इसके अलावा किनवुल्फ जो पोएट हैं उनकी पोम्स भी हैं। उनके पोम्स कैसे पता चलता है कि ये किनवुल्फ की हैं? र्यूनिक कैरेक्टर्स, जो ओल्ड इंग्लिश कैरेक्टर्स थे, उनमें इनके सिग्नेचर्स मिलते हैं इन पोम्स के साथ में। इन पोम्स की जो थीम है वो भी रिलीजियस है ना, द फेथ्स ऑफ द अपोस्टल्स है, क्राइस्ट है। अब आता है मिडिल इंग्लिश पीरियड। मिडिल इंग्लिश पीरियड मिडीवल पीरियड है, जो कि हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, मिडीवल पीरियड, तो मिडीवल टाइम्स, जब किंग्स का, जब नाइट्स एंड वॉरियर्स का टाइम था, जब क्रूसेड्स का, क्रूसेड्स क्या थे, होली वॉर्स थे, है ना, जब टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी अक्रॉस द कॉन्टिनेंट, जब उसके लिए वॉर्स हो रहे थे, है ना, ये उस टाइम का एरा है। तो ऑब्वियसली इस टाइम पर क्या हो रहा था, जो किंग थे, क्लर्जी थे, नोबल्स और पीपल थे, इनके बीच में बहुत क्लैशेस थे। और क्या चल रहा था यहाँ पे, द रिलीजियस लीडर्स, रिलीजियस रिप्रेजेंटेटिव्स, जैसे कि पोप हैं, चर्च है, पेपसी है, जो हम इंग्लिश लिटरेचर में बार बार एक ही वर्ड पढ़ते हैं, क्लेरिक्स या पेपसी, इनका इम्पैक्ट, इनका जो इन्फ्लुएंस था वो बहुत बढ़ गया था। क्यों? क्योंकि होली वॉर्स का एरा था ये, है ना। द ब्लॉसमिंग ऑफ शिवलरी, नाइटहुड, ये था। द स्पिरिट ऑफ रोमांस, ब्रिंगिंग न्यू सिंपैथी फॉर विमेन एंड पुअर, द क्रूसेड्स, मतलब द होली वॉर्स, ये सब बहुत चल रहा था। और साथ ही साथ रेनेसां, रेनेसां क्या था, दी चेंजिंग ऑफ द आउटलुक ऑफ पीपल, है ना, दे वर एक्सपैंडिंग देयर होराइजन्स, दे वर एक्सपेरिमेंटिंग विथ न्यू थिंग्स, ओके। एंड विद दिस केम poets like William Langland. William Langland ने लिखा The Vision of William concerning Piers the Plowman, और लेयमॉन ने लिखा था Brute। अब आता है इसके बाद में चौसेरियन पीरियड। ये जो पीरियड है ये लिटरेचर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट पीरियड है, क्योंकि इस पीरियड में ऐसे राइटर्स देखे हैं जिसकी वजह से, स्पेशली चौसर, हु वाज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ही इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, एंड दिस सॉ अ लॉट ऑफ ग्रोथ एंड द डोमिनेशन ऑफ पोएट्री ऑल्सो इन लिटरेचर। नाउ अब इसका जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट देख लेते हैं। पहले इसमें क्या था, इट मार्क्स द ग्रेटर पार्ट ऑफ द रेन ऑफ एडवर्ड द थर्ड, ओके, एंड द फ्रेंच वॉर्स associated with his name, the accession of his grandson Richard II, the revolution of 1399, the disposition of Richard, मतलब उसको जो थ्रोन से हटाया गया, एंड द फाउंडेशन ऑफ, और कौन सी डायनेस्टी आ गई, लैंकेस्ट्रियन डायनेस्टी। And this was also an age of unrest and transition. A lot of changes were happening, okay? जैसे एडवर्डियन से लैंकेस्ट्रियन आया, डायनेस्टीज़, है ना, जैसे ट्यूडर डायनेस्टी है। और ये सारी डायनेस्टीज़ भी जब आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को डिटेल में पढ़ते हैं तो आपको पता चलती है। अब चौसेरियन पीरियड क्या है, द लिटरेरी मूवमेंट ऑफ दिस एज इज क्लियरली रिफ्लेक्टेड बाय the works of 5 major poets: Langland, Wycliffe, Gower, Mandeville and Chaucer। ठीक है, इनकी सबकी अपनी अपनी एक फिलॉसफी थी
जो लिटरेरी मूवमेंट्स जो चल रहे थे, हर मूवमेंट का रिप्रेजेंटेटिव एक पोइट आपको बताया है। जैसे कि सोशल डिसकंटेंट जो इतना चल रहा था, है ना, और डिग्निटी ऑफ लेबर और इक्वालिटी ऑफ मैन, इसके बारे में किन्होंने लिखा? लैंगलैंड ने। वाइक्लिफ का बहुत रिलीजियस इंटरेस्ट था और इन्होंने इस बात के लिए कोशिश की कि गॉस्पेल को या बाइबल को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाए और उसको लोगों तक पहुंचाया जाए उनकी खुद की लैंग्वेज में। गावर ने ही क्रिटिसाइज द विगरस लाइफ एंड ही वॉज प्लेनली अफ्रेड ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज दैट ये जो इतना अपहीवल है इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे। मैंडेविल वॉज रोमांसिंग अबाउट द वंडर्स टू बी सीन अब्रॉड, है ना, बियॉन्ड इंग्लैंड वॉट इज देयर। ही वॉज representing that spirit, क्योंकि बहुत सारे लोगों में अलग अलग तरह की उस समय बहुत चीज़ें चल रही थी। अब चौसर ने क्या कहा? चौसर इज द फर्स्ट ह्यूमनिस्ट। ह्यूमनिस्ट क्यों बोला गया है? द वे चौसर सॉ पीपल एज इंडिविजुअल्स and the way he has described the characters, okay, in the Canterbury Tales. So he is known as, and he is the first novelist in verse. He has written a novel in verse, and he is known as the father of modern English literature. Now we'll know a little bit more about Chaucer. So Chaucer wrote these books: the Canterbury Tales, the Book of the Duchess, the House of Fame, Annalida and Arcite, the Parliament of Fools, the Troilus and Cressida, the Legend of Good Women, and apart from that, he wrote a lot of shorter poems also. Okay, these are the shorter poems. And after this came Elizabethan period. Now there was, during the reign of Elizabeth the First, there was a lot of political stability. Okay, the Tudor dynasty had come in England. There was stability, and because there was stability, England had shown, the rivals that it was strong. स्पेनिश आर्मडा को इंग्लैंड हरा चुका था, है ना, और इट वॉज डूइंग वेल पॉलिटिकली। तो ऑब्वियसली जो सोशल लाइफ थी ना लोगों की, वो भी बहुत पीसफुल हो गई थी। और जब सोशल लाइफ लोगों की पीसफुल होती है तब आर्ट एंड कल्चर का डेवलपमेंट भी बहुत होता है। तो द सेम थिंग हैपेंड ड्यूरिंग द एलिजाबेथन एरा। इट इज़ फेमस फॉर द वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर। दिस इज़ वन मोर feather in the cap of this era, that this era is also called the era of Shakespeare. Now, what happened here? The Renaissance theatre begins with the opening of the Red Lion Theatre in 1567. इसके अलावा दूसरे थिएटर्स भी आए। 1577 में कर्टन थिएटर, 1599 में द ग्लोब थिएटर। ग्लोब थिएटर was opened by Shakespeare. Now we come to Shakespeare. No, we will study about some other poets first, and then we'll study about Shakespeare in slight detail. So Edmund Spenser was called poet's poet by Charles Lamb, and Prince of Poets by Milton. T.S. Eliot ने इनको कहा पोएट्स पोएट एंड क्रिटिक्स क्रिटिक। और इनके जो मेजर वर्क्स थे ये क्या थे? द फेरी क्वीन, शेपर्ड्स कैलेंडर, प्रोथैलेमियन, एपिथैलेमियन। फिर आए सर फिलिप सिडनी, जिनका क्रिटिसिज्म के पेपर में भी इनके एसेज पढ़े जाते हैं, है ना। ही इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। ही प्लेड अ ब्रिलियंट रोल इन द मिलिट्री, लिटरेरी एंड कोर्ट लाइफ ऑफ दैट एरा, एंड हिज वर्क्स आर एस्ट्रोफिल एंड स्टेला, आर्केडिया, अपॉलजी फॉर पोइट्री। फिर ये टाइम न सिर्फ ड्रामास का था या पोइट्री का था, ये टाइम था जब एसेज भी, इंटेलेक्चुअल एसेज भी बहुत लिखे और पढ़े गए। और द फादर ऑफ इंग्लिश एसेज इज फ्रांसिस बेकन।
ऑफ स्टडीज़ ऑफ ट्रूथ, बहुत सारे एसेज हैं फ्रांसिस बेकन के, वो भी हम करेंगे चैनल पे। तो फ्रांसिस बेकन का जो स्टाइल है वो कैसा था? इट वॉज एफोरिस्टिक एंड एपिग्रामेटिक, मतलब कि छोटे छोटे सेंटेंसेस में ये बहुत गूढ़ बातें, बहुत डीप मीनिंग, डीप फिलॉसफी को एक्सप्रेस कर दिया करते थे। ओके, एंड he was known for the compact and condensed thought. He said a lot in a very small space. Now, what are the works that he is known for apart from a lot of his essays? The history of, he was also chronicler. He wrote the history of Henry the Seventh, the New Atlantis, the advancement of learning. फिर आते हैं क्रिस्टोफर मार्लो। क्रिस्टोफर मार्लो का डॉक्टर फॉस्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट प्ले है, ये तो आप जानते ही हैं। सो ही वॉज अ ड्रामेटिस्ट एंड अ पोएट बोथ, और बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल लाइफ रही है क्रिस्टोफर मार्लो की, है ना। हिज life ended in a very violent way, okay, and he wrote plays like The Jew of Malta, Dido, Queen of Carthage, Tamburlaine Part 1 and 2, etc. Now we come to William Shakespeare, the greatest poet and dramatist in English literature. He was a playwright, actor, and he was a shareholder in the acting company also. And he wrote 37 plays, 154 sonnets, 2 long narrative poems and some minor poems. तो poems कौन सी हैं इनकी? The rape of Lucrece, Venus and Adonis, The Passionate Pilgrim. Tragedies, Hamlet, Othello, King Lear, Macbeth, और Macbeth है, और एंटनी एंड क्लियोपेट्रा है, जूलियस सीजर है, बहुत सारी हैं। फिर कॉमेडीज़ हैं, द मिडसमर नाइट्स ड्रीम, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट, एंड देन सम ट्रैजिक कॉमेडीज लाइक सिम्बलीन, द विंटर्स टेल, द टेम्पेस्ट, विच इज सेड टू बी हिज लास्ट प्ले. नाउ द Elizabethan period is also known for the university wits. Now the university wits are very important part of the Elizabethan period. इसमें ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में पढ़ने वाले जो विट्स थे, जो इंटेलेक्चुअल्स थे, इन्होंने रोमांटिक ड्रामा इंट्रोड्यूस किया इंग्लिश थिएटर में, ठीक है। और कौन थे ये यूनिवर्सिटी विट्स? इनमें से क्रिस्टोफर मार्लो के बारे में तो हम पढ़ ही चुके हैं, जॉर्ज पील, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नैश, थॉमस लॉज, थॉमस किड, जॉन लाइली एंड क्रिस्टोफर मार्लो। फिर आता है जेकोबियन पीरियड। जेकोबियन पीरियड किनके नाम पे है? किंग जेम्स के नाम पे। ही असेंडेड द थ्रोन इन 1603। तो इसमें इसके बाद क्या हुआ? इसके जो मेजर फीचर्स हैं वो क्या हैं? कोर्ट स्टैंडर्ड्स वर लोअर्ड, ओके, एंड द कोर्ट्स दे वर नॉट like how they were during the time of Elizabeth, Queen Elizabeth the First. So the court standards were lowered. The decline of drama also happened after the death of Shakespeare, okay, in 1616. And the prose developed. अब इस एज में ना प्रोज बहुत डेवलप हुआ, और इस एज में, इसके बाद में, मतलब रेस्टोरेशन के पहले कौन कौन से बहुत सारे चेंजेस आए। कौन सी? कैरोलाइन एज, मेटाफिजिकल, प्यूरिटन रेवोल्यूशन। प्यूरिटन रेवोल्यूशन क्या था? कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स के बीच में जो स्ट्रगल थी, कॉन्फ्लिक्ट थी, है ना। प्यूरिटन रेवोल्यूशन प्रोटेस्टेंट्स ने शुरू किया था। उनको चर्च के में जो बहुत ज़्यादा उन्होंने शो कर रखा था, जो गॉड और मैन के बीच में बहुत रिचुअल्स ला दिए थे, उसको हटाना चाहते थे प्यूरिटन्स, ठीक है। जॉन मिल्टन वॉज ऑल्सो वन ऑफ द प्यूरिटन्स, एंड दे सेड दैट देयर शुड नॉट बी अ डायनेस्टिक हेड, और एक के बाद एक ही फैमिली के लोग, ठीक है, जो
थ्रोन पे असेंड कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए. देयर शुड बी अ प्रोटेक्टर ऑफ द कॉमनवेल्थ. तो इस तरह से प्रोटेक्टर ऑफ द कॉमनवेल्थ के रूप में कौन आए? ऑलिवर क्रॉमवेल. ऑलिवर क्रॉमवेल वॉज ऑल्सो अ प्यूरिटन. ओके. एंड he also encouraged the Puritan literature. We'll see now what all authors were there in the Jacobean period. Cavalier poets थे, ठीक है. Cavalier poets जो थे ये सपोर्ट कर रहे थे जब प्यूरिटन स्ट्रगल हो रहा था. तो एक तरफ तो कॉमनवेल्थ के लिए जो फाइटर्स थे, जो प्यूरिटन्स थे, लड़ रहे थे, एक तरफ वो थे. दूसरी तरफ जो चार्ल्स द फर्स्ट के फेवर में थे, है ना, वो थे कैवलियर्स. तो जो उनको सपोर्ट कर रहे थे वो थे, किंग को सपोर्ट कर रहे थे वो थे कैवलियर्स. तो जो पोइट्स थे ये भी उनको सपोर्ट कर रहे थे. कौन थे? रॉबर्ट हेरिक, एडमंड वॉलर, रिचर्ड लवलेस. मेटाफिजिकल पोइट्स कौन से थे? जॉन डन, एंड्रयू मार्वल, हेनरी वॉन एंड एब्राहम काउले. और प्यूरिटन पीरियड के बारे में इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो उनकी पॉलिटिक्स की है वो क्या है? देयर वॉज अ क्लैश बिटवीन कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स. देयर वॉज एक्सट्रीम फंडामेंटलिज्म, ठीक है. और rebellion began during the age of Charles the First. Charles the First and the Puritans, they kept on fighting for 7 years. Okay. Then finally, after Charles the First was killed, the Puritan period began. Okay. There was a rule of the Commonwealth under Oliver Cromwell. Oliver Cromwell did not belong to a royal family. He was elected as the protector of the Commonwealth. And then when Oliver Cromwell died in 1660, Charles II ascended the throne. Before this, Charles II was in an exile. His father was killed, Charles I, and Charles II was in an exile. And he ascended the throne after the death of Cromwell. And then began the Restoration period. Restoration period क्यों बोलते हैं? क्योंकि monarchy जो थी, जो रॉयल ब्लड लाइन थी, वो रिस्टोर हो गई थी थ्रोन पर. इसलिए आपको याद रखना बहुत आसान है. जैसे आप हिस्ट्री जान लेंगे ना तो आपको याद रखना बहुत आसान होगा कि प्यूरिटन पीरियड के बाद में क्रॉमवेल की जब डेथ हो गई तो रेस्टोरेशन पीरियड आ गया, ठीक है. और प्यूरिटन पीरियड के जो राइटर्स थे, इम्पॉर्टेंट राइटर्स, वो कौन थे? जॉन मिल्टन. जॉन मिल्टन वॉज द फर्स्ट लिटरेरी एपिक पोएट. He was interested in poetry, mathematics and music, and he wrote some great poems like Paradise Lost, Paradise Regained, On Blindness, Lycidas, ये सब लिखा है इन्होंने. फिर आता है हमारा रेस्टोरेशन पीरियड, जो कि हम पहले ही जान चुके हैं कि क्रॉमवेल की डेथ के बाद से रेस्टोरेशन पीरियड स्टार्ट हुआ. क्यों? बिकॉज मोनार्की वॉज रिस्टोर्ड एंड चार्ल्स II केम ऑन द throne. Now, during the reign of Charles II, there was a lot of influence of French culture. और इसके पहले जब प्यूरिटन पीरियड था तब ड्रामा का डिक्लाइन हो गया था जेकोबियन पीरियड से ही. लेकिन अब थिएटर वापस आ गया. लेकिन इस थिएटर की खासियत क्या थी कि ये इस थिएटर में बहुत सटायर था. बहुत सारी कॉमेडी ऑफ मैनर्स लिखी गई इस टाइम पे. कॉमेडी ऑफ मैनर्स क्या थी? जो आर्टिफिशियलिटी आ गई थी लोगों के मैनरिज्म्स में, उनके बिहेवियर में. कहाँ से आई थी? फ्रांस के कल्चर से आई थी. तो उसको सटायराइज करने के लिए, उसका मजाक बनाने के लिए कॉमेडी ऑफ मैनर्स लिखी गई. बहुत सारी इस तरह के कॉमेडीज लिखी गई. अब इसके इम्पॉर्टेंट वर्क्स और इनके ऑथर्स कौन थे? जॉन ड्राइडन, The Rival Ladies, Tyrannic Love, All for Love लिखा. फिर विलियम कॉन्ग्रीव, he wrote The Old Bachelor, The Double Dealer, The Morning Bride. फिर विलियम विचरली, he wrote Love in a Wood, The Gentleman, Dancing Master. And then George Etheridge, who wrote the comical revenge, She Would If She Could. Then came the Augustan Age. Augustan Age के मेन फीचर्स क्या हैं? बहुत ट्रेडिशनल थे, ठीक है. Literature was conceived primarily as an art form. Poetry is an imitation of human life.
राइज एंड फॉल ऑफ सटायर्स, सटायर्स शुरू भी हुए और सटायर्स का डिक्लाइन भी हुआ इस एज में, है ना। और इस एज में साइंस का जो डेवलपमेंट हुआ उससे मैन की जो ईगो थी, है ना, उसको उसको बहुत धक्का पहुंचा। और इसी वजह से जो पोएट्री थी, इट वाज कंसिडर्ड एज एन इमिटेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ, एंड लिटरेचर वाज थॉट ऑफ एज एन art. Okay, and there also began a rise of the novels. Okay, so see, the scientific developments also contributed to to the way literature was shaping. ठीक है, अब इसके इम्पोर्टेंट राइटर्स कौन से हैं, है ना। हमने तो ये देख ही लिया है कि कौन से हैं यहाँ पे नॉवेल्स लिखे गए हैं बहुत ज़्यादा, है ना। तो अब कौन कौन से राइटर्स थे यहाँ पे। अलेक्जेंडर पोप थे, जिनका द रेप ऑफ द लॉक बहुत फेमस है, एंड एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म इज़ वेरी फेमस। देन ओलिवर गोल्डस्मिथ, ही रोट शी स्टूप्स टू कॉन्कर एंड द डिजर्टेड विलेज, which are very famous. And Dr. Samuel Johnson. Then Dr. Samuel Johnson is also one of the major literary critics, and he wrote the preface to Shakespeare, London, Rasselas, and he also wrote a lot of essays also. Like Francis Bacon, he also wrote a lot of essays. Then came Daniel Defoe, a true born Englishman, and Robinson Crusoe, Roxana, ये लिखा डैनियल डिफो ने। फिर हेनरी फील्डिंग, जिन्होंने कि टॉम जोन्स, एमिलिया, जोसेफ एंड्रूज जैसे नॉवेल्स लिखे। फिर आती है रोमांटिक एज। नाउ हाउ डिड द रोमांटिक एज केम। द इंग्लिश रोमांटिसिज्म केम फ्रॉम जर्मनी, ठीक है, एंड it gave importance to subjectivity. Subjectivity is pouring your emotions, okay, into literature, and also the love for external nature, the physical nature, that became as important as God. जो romantic poets हैं उनके लिए जो literature है, जो nature है, वो कैसा हो गया, as important as God. It became like God for them. Lyrics बहुत सारी आई, आप पढ़ेंगे कीट्स की, है ना। And the interest in medievalism also arose because there was an influence of French literature also. Now, who were the writers? William Wordsworth, who wrote The Prelude, The Excursion, Immortality, and so many other poems. Then S.T. Coleridge, The Rime of the Ancient Mariner, Kubla Khan, Life of Nelson, Roderick, and he also wrote Biographia Literaria, जो कि criticism के पेपर में बहुत important part है criticism का. Then Lord Byron, P.B. Shelley, Ode to the Skylark, to the West Wind. Then John Keats, Isabella, Hyperion, Ode to the Nightingale. Then a novelist like Jane Austen, okay, Pride and Prejudice, Emma, and you must have read a lot of works, a lot of novels by Jane Austen, and you knew the kind of novels she wrote. After this ascended the Queen Victoria to the throne. So the Victorian period ended with the death of Queen Victoria. This was a time of industrial revolutions, ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन किससे आया था, क्योंकि हम देख रहे थे कि द डेवलपमेंट ऑफ साइंस इन द फील्ड ऑफ साइंस वाज हैपनिंग, ओके। नाउ ये जो डेवलपमेंट था, दिस हैज़ रिजल्टेड in the industrial revolution in the Victorian period. अब इसमें क्या हो गया था, man had started deviating from the path of religion, okay, and there was a lot of
from the thought of God and spirituality and ethics, people were turning more towards, they were becoming more mercenary, money minded, okay, earning money, and exerting or exercising their political power, okay, or their supremacy, all this kind of and nationalistic power that was arising. And this was also the time when The Origin of Species by Charles Darwin was published. And that is why the debates on the religious versus scientific debates started happening. Okay, a lot of religious myths were broken at this time. And who were the important writers and their works? Lord Tennyson, who wrote Ulysses and Lotus Eaters, Idylls of the King; Robert Browning, and Elizabeth Barrett Browning. You must know about Elizabeth Barrett Browning also. She also wrote beautiful poems, and the both Robert Browning and Elizabeth Browning, they uh, their romance and the letters that they exchanged with each other are very famous. So Robert Browning wrote The Lady of Shalott, Men and Women. Matthew Arnold wrote Dover Beach. It's a very, very famous poem. You must have read it in your uh, school syllabus. Then Charles Dickens with David Copperfield, Pickwick Papers, Hard Times. He came with these. And then Thomas Hardy, Tess of the Abervilles, Far from the Madding Crowd. The Mayor of Casterbridge. Thomas Hardy is one of my favorite writers. So now we come to the modern period. Now in the modern period, there was a break with tradition, because people had started thinking of on their own. They were now not being dictated by a few people who were giving them the diktats on life and things. Okay, they had their own views. People were traveling far and wide. Okay, and they were getting new ideas from people. They were looking at going to new lands. They were exploring the world, and they were exploring within them, and they were exploring outside also. So they rejected the romantic conventions. Okay, and the traditional verse patterns were also rejected. ठीक है, जो पहले राइम और रिदम बहुत रिलीजियसली फॉलो हो रही थी, उसको भी रिजेक्ट किया. ठीक है, नाउ इन द मॉडर्न पीरियड the world wars had also happened. ठीक है, so this also shook the faith, okay, and the spiritual strength of the people. इसलिए जो मॉडर्न एरा की पोइट्री है ना, उसमें आपको क्या मिलेगा? बहुत ब्लैंक वर्सेस बहुत मिलेंगे, और कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, है ना, बिकॉज they believed in expressing themselves and not restriction their expression by form. What they thought was that the form is not important, the convention is more, the content is more important. That is why they gave up the romantic conventions and the verse patterns, etc. और कौन writers थे modern period के? T.S. Eliot, again one of the major writers whose essays we study in the English, the paper of criticism, the first paper that we study in the second year masters. So T.S. Eliot wrote The Hollow Man, The Waste Land, one of the most famous works of T.S. Eliot, and Murder in the Cathedral. Then W.B. Yeats, Selling to Byzantium, September 1913. W.B. Yeats also wrote the introduction or the preface to Gitanjali, written by Gurudev Rabindranath Tagore, which won the Nobel Prize. Okay. Ezra Pound, W.H. Auden, Age of Anxiety, D.H. Lawrence, Sons and Lovers, Rainbow, Women in Love. So this was all, and I hope this video will be useful for you.
Thank you so much for watching and all the best for your preparation. Bye bye.